हेलो गाइज। ये महेश बर्नवाल हिस्ट्री की जो सीरीज हमने शुरू किया था उसमें ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 हम बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है पार्ट 2 पशुपालन से, ठीक है ना। मतलब टोटली यहाँ पर बात किया जाएगा कि हड़प्पा में पशुपालन होता था कि नहीं होता था, और यदि होता था तो कौन कौन पशु को पाला जाता था। तो देखिए, बात हो रही है कि जो हड़प्पा काल के लोग थे वो लोग किन किन पशु को पालते थे। तो देखिएगा, हड़प्पाई लोग हैं या बैल को पालते थे, गाय को पालते थे, भैंस को पालते थे, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। तो देखिए ये याद कैसे होगा। देखिए, बैल आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। आज ज़रा सोचिए कि बैल जब पालता होगा लोग तो बैल आता कहाँ से होगा, तो उसके लिए गाय पालना पड़ता होगा उन लोगों को। उसी तरह यदि बात करिएगा कि जब मतलब अब तो याद हो गया कि बैल और गाय, इसका मतलब दोनों पालता होगा। और जो गाय पालता होगा वो भैंस भी पालता होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बकरी के बारे में बात हो रही है, तो भेड़ बकरी दोनों पाला जाता है। जो भेड़ पालता है वो बकरी भी पाल लेगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी ये जो यहाँ पर 6 दिया गया है, सूअर प्लस में सूअर, सूअर भी पालते थे लोग। तो 6 सबको याद हो गया होगा कि 6 चीज़ को पाला जाता था। अब देखिए, कुब्बड़ वाला साँड़ उनको विशेष प्रिय थी। तो देखिए कुब्बड़ वाला साँड़, जिसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं, बसहा बैल नहीं कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए वह क्या था ना, प्रिय था। लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं कि पूजनीय नहीं था। वह लोग पशु पूजा करते थे, तो उनके लिए पूजनीय जो पशु था ना वह था एक सिंघा, जिसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक सिंघा क्या बोलता है, यदि कोई मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा तो उसमें बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अतिरिक्त वे लोग गधे और ऊंट भी रखते थे। तो रखने का मतलब क्या हो गया, पालते थे। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि कुत्ता प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। मतलब कुत्ता को तो अनिवार्य रूप से पाला जाता था हड़प्पा के लोगों के द्वारा। अब देखिए, बिल्ली भी पाली जाती थी। इसका एक बोले तो एक पहचान मिला है कि कुत्ता बिल्ली कैसे पाला जाता था। क्योंकि देखिए, घर के आसपास यदि कुत्ता बिल्ली का पैरों का चिन्ह आपको मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, घर के आसपास यदि है तो उसको पाला जा रहा है। तो देखिए, कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं, ठीक है ना। चनहुदड़ो एक स्थल है जहाँ से निशान मिले हैं, ईंट पर वह निशान मिला है, ठीक है ना। अब देखिए, सिंधु जो वासी थे वह हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वह इन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। कहने का मतलब देखिए, पालना और परिचित होना बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे हमसे पूछिए कैसे, तो देखिए, कोई जानवर आपके घर के अगल बगल मिल रहा है, ठीक है ना, तो समझिए कि मैं यही सोचूंगा कि आप उसको पाले हुए हैं। क्योंकि हमारे घर के अगल बगल है तो हम पाले हुए तब तो हैं। जो जानवर आपके घर से बहुत दूर पर है, बहुत दूर पर मिल रहा है, इसका मतलब आप उसको पाले नहीं हैं, तभी तो वह दूर है। हो सकता है कि उसके डर से आप अपना घर दूर बनाए हो, या फिर आपके डर से वह भाग कर दूर रह रहा है। तो पुरातत्वविद के पास यही पहचान होती है कि मतलब जिसका हड्डी घर के आसपास दिखाई दे दे उसको समझा जाता है कि हाँ, वो पाला जाने वाला जानवर है। और जिसका हड्डी लोगों के निवास स्थल से बहुत दूर हो उसके बारे में सोचा जाता है कि हाँ, इसको पालता लोग नहीं था। हो सकता है कि लोग देखा हो उसको, उससे परिचित हो। तो परिचित होने का मतलब देखा हो, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि घोड़ा हाथी इसको लोग पालते नहीं थे, बल्कि इससे परिचित थे, मतलब इसको देखा था लोग। आगे देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हाथी और घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु पालतू जानवर बनाने की साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो हम आपको समझा चुके हैं कि कोई जानवर जब पालतू होता है तो कैसे समझा जाता है कि ये पालतू है। अब देखिए, घोड़े का अस्तित्व का संकेत है ना, यह मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से तथा लोथल से मिला एक संदिग्ध
मृण मूर्ति मतलब टेराकोटा मतलब टेराकोटा से मिला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुनिएगा, यहाँ पर दो मुख्य चीज़ बातें की बात हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहले घोड़ा का अस्तित्व का संकेत व मोहनजोदाड़ो के ऊपरी सतह से, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आप एक घोड़ा को पाले हुए हैं और वो घोड़ा मर जाता है, तो उसको दफनाने के लिए आप किसी ऊपरी टीला पर ले जाएंगे, किसी खाई में ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, खाई में ले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को कहाँ दफनाता है जहाँ ले जाना आसान हो। तो ये ऊपरी टीला पर मिल रहा है, इसका मतलब वो घोड़ा खुद मर गया होगा, उसको कोई दफनाया नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो पालतू नहीं है, वो क्या है ना, वो अपने आप घूमने वाला घोड़ा है, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है, घोड़े के अस्तित्व का संकेत एक मोहनजोदाड़ो के ऊपरी सतह से लोथल से, यह जो टेराकोटा शब्द का प्रयोग किया गया ना, टेराकोटा का मतलब होता है, जानते हैं क्या, कि मिट्टी का घोड़ा बनाइए, उसको आग में पका दीजिए, मतलब एक तरह से खिलौना। तो लोथल से घोड़ा वाला खिलौना मिला है, ठीक है ना। अब देखिए, हड़प्पा काल के जो लोग थे वो गेंडा का प्रमाण, मतलब हड़प्पा काल में गेंडा का प्रमाण आमरी से मिला है। और देखिए, भारतीय गेंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से। अब आमरी से मिला है तो गेंडा, आप ही बताइए, तो गेंडा पाला जाता होगा या फिर उससे परिचित होइएगा। तो गेंडा पालने वाला चीज़ थोड़े है कि कोई पालेगा। आज भी लोग तो गेंडा को नहीं पालता है ना। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि बंदर, भालू, खरहा, खरहा सब कुछ समझ रहा होगा आदि, ये सब तो जंगली जानवर है। तो इनका ज्ञान उन लोगों को था। बंदर क्या होता है, भालू क्या होता है, खरहा क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हड़प्पाई लोग जानते थे। अब आपको कैसे मालूम वो जानते थे, तो बोला जा रहा है क्योंकि इसकी पुष्टि है ना, ये मोहरों पर साथ ही साथ ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित चित्रों से होती है। मतलब वो लोग जो मोहर बनाए हैं लोग, वो लोग जो चित्र बनाए हैं लोग, उन चित्रों में ये सभी जानवरों का वो लोग तस्वीर बनाया है। तो इससे क्या साबित होता है कि हाँ, इसे परिचित था लोग, तभी ना तस्वीर बनाया है लोग। शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखिए, गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुतकोटदा से घोड़े के अवशेष के मिलने की पुष्टि हुई है। और हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और एक गेंडा से भी परिचित थे। मतलब हाथी, घोड़ा और गेंडा, तीनों का ज्ञान था। अब शिल्प प्लस तकनीक ज्ञान के बारे में बात करें तो क्या हड़प्पाई लोग को शिल्प और तकनीक ज्ञान थी। तकनीक का मतलब समझ रहे हैं, नए नए चीज़ बनाने की विधि के बारे में जानकारी थी। जैसे आज इंसान हवाई जहाज़ बना दे रहा है, तो वह एक तकनीक हो गई, वह एक शिल्प हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा बात होगी, क्या हड़प्पाई लोग एकदम बकलोल थे कि उनके पास अच्छी अच्छी शिल्प थी, अच्छी अच्छी तकनीक थी। तो देखिए, सबसे पहले बात हम क्लियर कर देते हैं कि हड़प्पाई लोग एकदम बकलोल नहीं थे, बल्कि वो बहुत तरक्की वाले लोग थे। उनके पास अच्छे अच्छे कलाएं थी, ठीक है ना। मतलब ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि शुरुआती मानव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकता है कि उन लोगों को कहाँ ऐसा चीज़ बनाने का ढंग आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कि हड़प्पाई लोग कांसे का निर्माण करना जानते थे और साथ ही साथ उसका प्रयोग करना भी जानते थे। और कांसा है ना, इसका निर्माण करना कोई आसान विधि नहीं है, क्योंकि कांसा है एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन को मिलाने से बनता है, ठीक है ना। अब मिश्र धातु बनाना कोई आम विधि नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है ना, कि उसका जिस बिंदु पर वह गलता है, उस बिंदु पर उसको गलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, फिर उसमें दूसरा धातु पिघला कर मिलाया जाएगा, तब जाकर वो मिश्र धातु बनेगा। तो ये कोई आसान विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग हड़प्पाई लोग कर लेते थे। तो वही बोला जा रहा है कि कांसा का निर्माण करना प्लस इसका उपयोग करना भली भांति जानते थे। अब बोला जा रहा है कि समान रूप से देखा जाए तो जो कांसा होता है ना, तांबे और प्लस टीन को मिलाकर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ से एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो पहला आप जान गए कि पहला उनके पास कौन तकनीक के ज्ञान थी, कांसा का निर्माण करना। आप देखिए,
तांबा वो लोग कहाँ से लाते थे, तो राजस्थान में जो तांबा का भंडार है, जो इस खदान को खेतरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से वो लोग क्या करते थे, तांबा को लाते थे। और टीन कहाँ से लाते थे, अफ़गानिस्तान से लाते थे, अफ़गानिस्तान से, ठीक है ना। तो एक चीज़ ज्ञात हो गई, एक तकनीक के बारे में आप जान गए। अब दूसरे तकनीक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक लाइन और बात बोली गई है, बोला जा रहा है कि हड़प्पाई स्थलों से कांसे के औजार एवं हथियार मिले हैं जिसमें टीन का मात्रा अत्यंत कम है। अब देखिए, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन जाए ना तो बहुत लोग कंफ्यूज खा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि जो हड़प्पाई स्थल में जो कांसे के औजार है उसमें बताइए कि टीन की मात्रा अधिक है कि कम है, तो याद रखना दोस्त लोग कि उसमें टीन की मात्रा कम है। ना तो कहीं स्टेटमेंट बदल देना कि क्या उसमें टीन की मात्रा अधिक है, तो बहुत लोग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि काहे टीन का मात्रा कम है। सुनो, टीन था ना वो कहाँ से लाया जाता था, अफ़गानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है ना। जो तांबा था वो तो राजस्थान से लाया जाता था। अब पंजाब से राजस्थान आना आसान होगा कि अफ़गानिस्तान जाना आसान होगा, तो जाहिर सी बात है राजस्थान आना आसान होगा। तो मतलब राजस्थान उनका घर था, ठीक है ना। अब तुम्हारे घर में जो पदार्थ मिल जाता है उसका तुम अधिक न प्रयोग करेगा, कोई भी चीज़ बनाएगा तो। वहीं जिसको बाहर से खरीद कर लाना है उसका कम चीज़ का प्रयोग करेगा। तो ये टीन चूँकि विदेश से लाते थे लोग, इसलिए उसका प्रयोग कम करते थे लोग, ठीक है ना। तांबा उनके घर में मिल जाती थी तो खूब तांबा ज़्यादा मिलाते थे लोग। अब देखिए आगे बात करते हैं दूसरा शिल्प के बारे में। लेकिन अभी भी एक स्टेटमेंट और है कि हड़प्पा समाज में शिल्पियों में कांसेरे जो लोग थे, मतलब जो कांसा बनाना जानते थे, उनका महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब उनका इज्जत वैल्यू ज़्यादा होता था और कहीं ना कहीं वो धनिक भी होंगे। धनिक का मतलब तो सब कोई समझ रहा है, धन दौलत वाला। अब देखिए मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ से सूती कपड़ा का एक टुकड़ा मिला है। सूती कपड़ा का टुकड़ा, सोचो कि आज तुम सूती कपड़ा को मिट्टी में दाब दोगे ना तो हमारे ख्याल से 100 बरस के बाद वो सड़ जाएगा। लेकिन वो कपड़ा किस जगह पर मिला था ना कि आज तक नहीं सड़ा है। तो वहाँ से सूती कपड़ा का एक टुकड़ा मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप दिखाई गई है। मतलब कुछ लोग का वहाँ पर क्या मिला है ना, मतलब मूर्ति मिला है जिसमें पहने हुए दिखाया गया है कि साधु बाबा है, कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, कई वस्तुओं पर क्या मिला है ना, कपड़ा का छाप मिला है। जिससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि वो लोग कपड़ा बनाना जानते थे। अब यही सोचो कि जो लोग कपड़ा बनाना जानते थे क्या वो कम विकसित होंगे? नहीं। तुम क्या कपड़ा बना सकते हो? तो नहीं, नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि कताई के लिए वो लोग तकलियों का प्रयोग करते थे। तकलियों का मतलब चरखा होता है, ठीक है ना। चरखा के सदृश ही एक औजार है। इसके बाद देखिए ईंटे की विशाल इमारतें दर्शाती है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था और हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। तो देखिए स्थापत्य कला तो आपको मालूम है, मतलब ये लोग घर बनाते थे, वो भी एक इनका तकनीक ही है, एक इनका शिल्प ही है। नाव भी बनाना जानते थे ये लोग, ठीक है ना। मिट्टी का मुहर बनाना भी जानते थे लोग। मिट्टी का ये लोग पुतलियाँ बनाना जानते थे लोग, मतलब मूर्ति बनाना जानते थे लोग। तो इतना सारा तकनीक का ज्ञान था उन लोगों को। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे ना, सोना चांदी रत्न आदि का आभूषण बनाना जानते थे लोग, ठीक है ना। सोना चांदी है संभवतः अफ़गानिस्तान से लाते थे और रत्न है दक्षिण भारत से लाते थे लोग, ठीक है ना। अब देखिए कुम्हार का चाक अधिक प्रचलन थी। इसका मतलब कुम्हार का चाक बनाना जानते थे लोग। और जो चाक बना लेगा वो क्या करेगा, चाक पर घड़ा नहीं बनाएगा, मिट्टी का घड़ा। तो वही बोला जा रहा है कि हड़प्पाई लोग मृद भांड मतलब घड़ा बोला जाता है, मिट्टी का घड़ा, जिसको गगरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मृत भांडों को अपने इनके द्वारा जो मृत भांड बनाई गई ना, वो विशेष एक मृत भांड है। अब उसमें क्या विशेषता है, तो यह मृत भांड है ना बहुत ज़्यादा चिकना है और प्लस में चमकीला है, ठीक है ना। मृत भांड इनके द्वारा जो बनाया गया है वो चिकना है, चमकीला है, ठीक है ना।
अब इनके व्यापार के ऊपर बात करते हैं कि ये व्यापार करते थे तो क्या चीज़ का व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे व्यापार करने, कहाँ कहाँ इनका व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी, वहीं बारे में अब यहाँ पर इस पॉइंट में बात होगी, ठीक है ना। तो देखिए हड़प्पाई लोग हैं ना, ये सिंध सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। अब देखिए वैसे तो सोना चांदी सब का व्यापार करते थे, तो इसमें धातु में सोना चांदी आ जाएगा, बहुमूल्य जो पत्थर है रत्न है वो पत्थर में आ जाएगा। हड्डी का भी वो लोग क्या करते थे ना, व्यापार करते थे। अब मान लो किसी को लिखना है कि सोना लिख दो, चांदी लिख दो, रत्न लिख दो, टीन लिख दो, तांबा लिख दो, तो अलग अलग भी लिख सकता है, या फिर चाहे तो सबके बदले में धातु, पत्थर और हड्डी भी लिख सकता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं खाना है, ठीक है ना। अब देखिए वह धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, मतलब व्यापार करने में, वस्तु को खरीदने में जो हम आज क्या करते हैं, सिक्के का प्रयोग करते हैं, रुपया का प्रयोग करते हैं, ये लोग उसका प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि ये क्या करते थे ना कि एक वस्तु लेते थे या दूसरा वस्तु देते थे। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि उनको गेहूँ चाहिए तो क्या करते थे, वो जौ लेकर जाते थे, दे देते थे, गेहूँ लेकर चले आते थे। तो इसी को क्या बोला जाता है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। तो वहीं बोला जा रहा है कि ये लोग सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, असंभवतः सभी प्रकार के आदान प्रदान मतलब लेन देन विनिमय द्वारा करते थे, वस्तु अदला बदली द्वारा करते थे। देखिए आगे बोला जा रहा है कि वे पहिए से परिचित थे, और जो पहिया से परिचित था वो गाड़ी से भी परिचित होगा। अब कौन गाड़ी, बैलगाड़ी से भी परिचित होगा। तो वहीं बोला जा रहा है कि वो लोग पहिए से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ी प्रचलित थी, जिसको बैलगाड़ी आप कह सकते हो, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से मिट्टी एवं कांसे के 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। कहने का मतलब खिलौना गाड़ी का मतलब खिलौना, खिलौना का बैल मतलब क्या बोल सकते हैं, खिलौना गाड़ी मतलब हम बैलगाड़ी जो होता है ना उसका खिलौना। और वो क्या चीज़ का बना है ना, कांसे का बना है, प्लस में मिट्टी का भी बना है, 2 मिला है, दो पहिया वाला खिलौना गाड़ी। और जो चनहोदड़ो है ना, चनहोदड़ो, यहाँ से 4 पहियों वाला खिलौना गाड़ी मिला है। तो 2 पहियों वाला कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, या 4 पहियों वाले कहाँ से मिला है ना, चनहोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। अब देखिए लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया, साथ ही साथ बनवाली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिलते हैं। अजीब अजीब बात यहाँ पर बोला जाता है ना कि एक सोचने पर विवश कर देता है। अब देखिए जो बनवाली है ना, उस समय बैलगाड़ी चला होगा ना, तो रास्ते पर उसका पहिया का चिन्ह बन गया होगा, निशान बन गया होगा। तो आज तक वो निशान है, अजीब अजीब घटना हुआ है। तो हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कैसे हो सकता है, उतना विस्तृत में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि लोथल से एस्बेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया मिला है। जो बनवाली है ना, उसके बनवाली के सड़कों पर बैलगाड़ी के जो पहिया होता है ना उसका निशान मिले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो किस किस जगह से अपना व्यापार करते थे। तो एक तो आंतरिक व्यापार मतलब आपसे में, हे नगर से हो नगर, जैसे हड़प्पा वाला आकर मोहनजोदड़ो से सामान खरीद के ले गए, और मोहनजोदड़ो वाला आके हड़प्पा से जाके सामान खरीद के लाया, इसको हम लोग आंतरिक व्यापार कहेंगे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। अब व्यापारिक बस्ती आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना, इसको बाजार समझ लीजिए। बाजार वो लोग क्या किए थे ना, उत्तरी अफगानिस्तान में अपना बाजार बनाए थे, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ होता था। मध्य एशिया आप समझ रहे हैं, जहाँ आज क्या है, अरे वो नहीं पढ़े हैं, मेसोपोटामिया, उसी मध्य एशिया उसी को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो वो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे वहीं से, ठीक है ना। अब देखिए बहुत से हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से मिली है। जब मुहर मिली है तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हाँ यहाँ के लोग वहाँ जाया करते थे और वहाँ के लोग यहाँ जाया करते थे। तो इतना इतना लंबा दूर लोग क्या करने जाएगा, तो व्यापार करना जाएगा, तभी ना मोहर वोहर लेके जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है खुदाई से मोहर मिले हैं, जिसे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया नागरिकों के
कई प्रसाधनों का अनुकरण करते थे। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पाई लोग हैं, इन्होंने लाजवर्त मणि का सुदूर व्यापार किया। ठीक है ना। लाजवर्त मणि एक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर है, इसको दूर दूर तक ले जाकर बेचते थे। ठीक है ना। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर नाव का चित्रांकन है, मतलब एक मुहर पर नाव बनाया गया है। लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव, मिट्टी का नाव बनाया गया खिलौना के तौर पर, ये लोथल से मिला है। से यह अनुमान होता है कि सिंधु जो वासी है यह आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाला नाव का प्रयोग करते थे। तो बस छोटी सी बात याद रखना है कि नाव का चित्रांकन मिला है मोहनजोदड़ो से, और लोथल से क्या मिला है, खिलौना वाला नाव। ये दो क्या करता है ना, बताता है कि वो लोग नाव का उपयोग करते थे। ठीक है। अब फिर ये आपका एक धांसू फैक्ट आया, पढ़ने के लिए पढ़ देंगे लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको इसको अलग से याद करना पड़ेगा, एक तरफ से रटना पड़ेगा। ठीक है ना, कि कौन चीज़ कहाँ से आया करता था, कौन चीज़ कहाँ से जाया करता था। इसलिए हम तो यहाँ पर स्किप कर देंगे। पूरे इस पुस्तक में हमारी यही एक नीति चलेगी कि जो रटने वाला चीज़ होगा हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इशारा आपको ज़रूर कर देंगे। आप जिस पुस्तक से मन करे उस पुस्तक से उसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, नाव के बारे में तो आप जान गए। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साक्ष्य से प्राप्त होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है, एक गोदीबाड़ा है ना, बंदरगाह को कहा जाता है, जो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तो जब बंदरगाह है कहीं पर, जब बंदरगाह है, मान लीजिए आप ही गए कहीं पर घूमने किसी भूतहा एरिया में, वहाँ पर बंदरगाह मिल गई, तो नहीं सोचिएगा कि आखिर यहाँ पे बंदरगाह आया है कहाँ से। इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे नाव चला होगा। तो लोथल का गोदीबाड़ा है, यह पुष्टि देता है कि यहाँ पर क्या हुआ करती थी, नावें चला करती थी। और जो नाव चला रहा है वो नाव विदेश से खरीद के थोड़े लाया होगा, बनाया होगा। तो देखिए, ये पोत निर्माण करना जानते थे, जहाज को पोत कहा जाता है। नाव द्वारा ये समुद्री व्यापार करते थे। उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेहुला के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की गई है। कहने का मतलब 2350 ईस्वी के आसपास मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है जिस पर लिखा गया है कि मेसोपोटामिया का लोग मेहुला नामक स्थान से व्यापार करते थे। और सबसे आश्चर्य बात है कि मेहुला है ना, सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। तो जो मेसोपोटामिया का अभिलेख कहता है कि मेसोपोटामिया का मेहुला से व्यापार होता था, तो मेहुला का लोग काहे नहीं कहेगा कि हाँ व्यापार होता था। तो मतलब एक प्रकार का पुष्टि हो गई कि हाँ व्यापार होता था। अब देखिए, मेसोपोटामिया के जो पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र, मतलब वहाँ के अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें एक दिलमुन है, दूसरा माकन है। अब दो मध्यवर्ती का मतलब समझ रहे हैं, एक तरफ मेहुला है जिसका मतलब है हड़प्पा, और दूसरे तरफ मेसोपोटामिया है। और इसके बीच में दो गो केंद्र है, दो गो जगह है, जिसको बोला जा रहा है कि यहाँ भी व्यापारिक केंद्र है। तो एक का नाम क्या है, दिलमुन, दूसरा का नाम है माकन। ये दोनों क्या बोला जा रहा है, मेसोपोटामिया और मेहुला के मध्य में स्थित है। और दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में जो उपस्थित है बहरीन, उसी के साथ की गई है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि सारगोन के सुमेरियन अभिलेख में बहरीन को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है। ठीक है ना। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा गया है, बहरीन को। याद रखिएगा इसको। मेसोपोटामिया में जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मतलब मेसोपोटामिया से हड़प्पाई लोग थे या मेसोपोटामिया से जल रास्ते से भी व्यापार करते थे और स्थल रास्ते से भी व्यापार करते थे। ठीक है ना। मिस्र में कम संपर्क रहा, मतलब मिस्र से कम संपर्क रहा, किंतु वहाँ से हड़प्पाई प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई। कहने का मतलब है कि जो मिस्र देश है, जहाँ पर मिस्र की सभ्यता चली थी, वहाँ से भी हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे, लेकिन कम करते थे।
इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो बहुत दूर पड़ता था। अब राजनीतिक संगठन के बारे में बात करें तो राजनीतिक संगठन यही होता है कि वहाँ की शासन कौन चलाता था। जैसे आज हमारे देश का शासन कौन चलाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आज से 500 पहले शासन 500 बरस पहले शासन कौन चलाता था, तो राजा महाराजा हुआ करते थे। उसी तरह अब यहाँ पर बात होगी कि हड़प्पा में भी क्या राजा महाराजा हुआ करते थे या कि कौन शासन चलाता था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, राजनीतिक संगठन बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्योंकि क्या कारण है नहीं है, क्योंकि देखो यार, आज से 1000 पहले शासन कैसा था इसके जानने के लिए एक ही चीज़ प्रूफ का काम करता है, वह है लिखा हुआ बात। क्योंकि जो पुरातत्व वस्तु होता है उससे हम राजनीतिक इतिहास को नहीं जान सकते हैं, उसके लिए लेखन इतिहास होना चाहिए। चूँकि हड़प्पा में लेखन इतिहास तो मिला है लेकिन हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। वो चित्र के द्वारा लिखा गया है, इसलिए उसके इतिहास, राजनीतिक इतिहास कैसा था इसके बारे में नहीं कहा गया है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। भले कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है, देखिए आगे बोला जा रहा है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा लगता है कि सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति, मतलब राजा बोल सकते हैं, उसी के अधीन थी, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि चूँकि हड़प्पा वासी वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्गों के हाथ में था, मतलब व्यापारियों के हाथ में था, ठीक है ना। अब इस पर मत आपको जानना है तो देख लीजिए। जैसे हंटर क्या कहा है, राजतंत्रात्मक वहाँ की शासन नहीं थी बल्कि जनतंत्रात्मक शासन थी, मतलब राजा नहीं हुआ करते थे बल्कि लोग ही अपना क्या करते थे ना, शासक चुनते थे। उसी तरह ये सब भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। हम पढ़ देंगे लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर क्या हमको फ़ायदा होगा पढ़ने में। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन, मतलब वो समाज में कैसे रहते थे, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि समाज की इकाई परंपरागत तौर पर मतलब एक परंपरा जैसे बना हुआ है, वैसे ही परंपरागत तौर पर परिवार थी। इकाई का मतलब होता है समाज का सबसे छोटा अंग। आपके समाज का सबसे छोटा अंग आपका परिवार ही है, ठीक है ना। उस समाज में क्या होता था, मातृ देवी की पूजा होता था हड़प्पाई समाज में। अब मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है, मतलब पता चलता है कि हड़प्पा समाज जो था संभवतः मातृत्वात्मक था, मतलब माताओं का वहाँ पर बोलबाला चलता था, वहीं असली निर्णय निर्धारक होती थी। पुरुषों का वैल्यू नहीं, स्त्रियों का वैल्यू होता था। जिस समाज में पुरुषों का वैल्यू होता है उसको पितृसत्तात्मक बोला जाता है। जिस समाज में स्त्रियों का वैल्यू होता है, वैल्यू का मतलब आप ये समझिए ना कि शासन चलाने में भूमिका, जो कह दे वही हो, ठीक है ना। तो मेरे वैल्यू कहने का मतलब यह हुआ, ठीक है ना। तो हड़प्पाई सभ्यता था, यह मातृसत्तात्मक हुआ करता था, ठीक है ना। अब देखिए, नगर नियोजन दुर्ग, मतलब सोच समझ कर बनाया गया दुर्ग, एक विधिवत ढंग से। नियोजन का मतलब होता है सोच समझकर, विधिवत ढंग से। मकानों का आकार एवं रूप रेखा तथा शवों को दफनाने के ढंग को यदि हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और श्रमिकों में विभाजित था। तो कहने का मतलब है नगर का आकार, मकानों का आकार, आप किसी भी शहर में चल जाइएगा ना, तो मकानों का आकार देखकर उस घर के मालिक का औकात को आंक सकते हैं। ये बात हम सही कह रहे हैं कि नहीं। शहर में निकलिएगा, जिसका घर मिल जाएगा खूब फिनिशिंग मारे हुए 5 तल्ला, आप उसको देख कर नहीं कह सकते हैं कि बड़ा आदमी होगा ये। और वहीं 1 तल्ला मिल जाए, टूटा फूटा रहे, उसको देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि ये लेबर टाइप का आदमी होगा। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे देखिए, जो व्यापारी होगा वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा,
जो यहाँ पर श्रमिक होगा वो कम पैसा कमाया होगा। तो वहीं बोला जा रहा है कि वहाँ के घर का आकार देखिए, घर का रूपरेखा देखिए, घर की बनावट देखिए, उसका दुर्ग देखिए। ये सब देखने पर क्या पता चलता है ना, पता चलता है कि वह समाज है ना पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्प, श्रमिक इत्यादि में बटा हुआ है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। मतलब ये मारपीट ज़्यादा नहीं करते थे, चुपचाप अपना काम से काम मतलब रखते थे। ठीक है। आगे बोला जाता है कि ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब इसका मतलब क्या होता है आपको समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। यह भोजन में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय का मांस, सुअर का मांस, बकरी का मांस, मछली आदि सब कुछ खाते थे। बशर्ते दोस्त याद रखना, सब चावल का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। चावल से हड़प्पाई लोग परिचित थे, लेकिन उसका चावल उपजाने की विधि उन लोगों को मालूम नहीं थी। ठीक है ना। अब देखिए आगे बोला जाता है कि वस्त्र में वो लोग क्या पहनते थे। तुमको तो हम पहले बताइए किए हैं कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। तो सूती प्लस ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र वो पहनते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री भी करती थी, महिला भी करती थी। अब सोचो, क्या आज आभूषण का प्रयोग स्त्री या महिला दोनों नहीं करता है? करता है। अब स्त्री लोग है नाक में का, कान में का पहनेगी, या महिला पुरुष लोग होता है नाक में का, कान में का तो नहीं पहनता है, लेकिन जो गर्दन होता है उसमें भी तो तरह तरह का मतलब सिकड़ी पहनता है लोग। कुछ लोग कान छेदवा कर उसमें भी गहना पहन लेता है पुरुष लोग, न तो जो हाथ में भी बहुत लोग पहनता है। तो आज भी पहना जाता है, उस समय भी पहना जाता था, इसमें कोई नया बात नहीं है। ठीक है ना। अब मनोरंजन के लिए पासे का खेल वो लोग करते थे। पासा खेलना तो सब कोई जानता है, नाचता था, गाता था, शिकार करता था, पशु को लड़ाता था। अब आज की तरह वीडियो थोड़े देखता था। अब देखिए सामाजिक उत्सव तथा समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाया जाता था। तो यहाँ की समाज की एक परिचय यहाँ पर दिया गया। धार्मिक प्रथा कैसी थी? धार्मिक प्रथा का मतलब हुआ कि देवी देवता का पूजा होता था कि नहीं होता था, पर्व त्यौहार मनाया जाता था कि नहीं बनाया जाता था, यही बात होगी यहाँ पे। अब बोला जा रहा है कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति बड़ी संख्या में मिली है, मतलब महिलाओं की मूर्ति। एक मूर्ति में क्या बताया गया ना कि स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, और इसके निकट निकट संबंध पौधे के जन्म और वृक्ष से रहा होगा। मतलब बताया गया है कि मतलब सिंपली एक तरफ इशारा करें ना तो यहाँ पर देवियों का पूजा होता था। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग हैं नील नदी की देवी, जिसका नाम है आइसिस। इम्पोर्टेंट बात है, नील नदी देवी, जैसे हम लोग गंगा माता कहते हैं, तो नील नदी को भी देवी माना जाता है और उस देवी का नाम है आइसिस की पूजा करते थे। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में। क्या मातृ देवी के बारे में तो आप समझ गए। सिंधु घाटी में देवियों का पूजा होता था और मातृ देवी के रूप में, धरती माता के रूप में। ठीक है ना। तो क्या पुरुष का भी पूजा होता था सिंधु घाटी में? तो यस, पुरुष का पूजा होता था। तो सुनिए, बोला जा रहा है पुरुष देवता को एक मुहर पर दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। ठीक है ना। मतलब मुहर पर चित्र बनाया गया है। ठीक है। जिसके सिर पर 3 सिंग हैं। ठीक है ना। उनमें एक मतलब वो क्या किया है कि योगी का मुद्रा धारण किया है, मतलब योगी की तरह बैठा हुआ है। ठीक है ना। बात करते हैं मुद्रा में, एक पैर पर दूसरे पैर रखकर बैठा हुआ है, जिसको पद्मासन मुद्रा कहा गया है। इसके चारों तरफ एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, उसके नीचे एक भैंसा है। मतलब 4 जानवर ये हो गए, और उसके पैर के पास 2 हिरन है। ठीक है ना। ये फिगर मेरे ख्याल से आप एक बार इंटरनेट पर सर्च मार कर देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। खैर, एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा, एक भैंसा। तो हाथी भी काली, गेंडा भी काला, भैंसा भी काला, बस एक बाघ रहेगा जो इस ग्रुप से अलग से आएगा, हिरन। ठीक है।
मिला है, मतलब टोटली बात बोला जा रहा है कि हाँ पुरुष देवता का पूजा होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ प्राप्त हुआ है, जैसे ताबीज प्राप्त हुआ है, तो यह भूत प्रेत की ओर संकेत देता है कि वहाँ के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ठीक है ना। बैल है तो शिव का वाहन है। स्वास्तिक है, यह सूर्य की उपासना का प्रतीक है। योगी शिव है, इसे योगीश्वर कहा गया है। वो शिव पशुपति शिव कहा जाता था उस मुद्रा को जिसके सर पे 3 सिंह हैं। बकरा का प्रयोग बलि के लिए, श्रृंग का शिव का रूप, और नाग है पूजा हेतु, भैंसा है ये देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। इसके अलावा देखिए युगल सावधान, ये सती प्रथा का क्या था ना, संकेत था। युगल सावधान मतलब बैरियर के बारे में बात हो रही है, डबल बैरियर के बारे में। तो एक तो आप पशुपति महादेव के बारे में देख लिए। उसके अलावा मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गए। मतलब लिंग का मूर्ति बहुत ज़्यादा मिलता है, शिवलिंग का। इसके बाद देखिए हड़प्पा के पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। अभी दोनों शब्द का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि मतलब आप क्या समझे कि भगवान की पूजा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या वृक्ष की पूजा होती थी, पशुओं की पूजा होती थी, तो यस वहाँ पर वृक्ष और पशुओं की पूजा होती थी। सिंधु क्षेत्र में लोग वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। इससे पता चलता है कि मतलब वृक्ष पूजा होता था। हड़प्पा में लोग क्या करते थे, हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। कई मोहरों पर पशुओं की आकृति, मतलब कई मोहरों पर पशुओं की आकृति अंकित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सिंगा, मतलब एक सिंग वाला जानवर जिसको यूनिकॉर्न कहा गया है, जो गेंडा हो सकता है। उसके बाद कुब्बड़ वाला सांड, मतलब कुब्बड़ वाला सांड का भी पूजा होता था, बसहा बैल का। उसके बाद गो पूजन का प्रमाण नहीं मिला है, मतलब गाय की पूजा नहीं होता था सिंधु सभ्यता में। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के निवासी, अब निष्कर्ष पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, कि सिंधु सभ्यता के निवासी है वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं का पूजा करते थे। परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। आपको हम बता दें, क्लियर कर दें कि भारत में मंदिर की साक्ष्य सबसे पहली बार मिल रही है तो गुप्त काल में मिल रही है। यहाँ की इसके बाद जो आएगा वैदिक काल, उसमें भी मंदिर नहीं मिलेगी, मौर्य काल में भी मंदिर नहीं मिलेगी, गुप्त काल में मिलेगी सीधे। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा में क्लियर हो गया, सब कुछ मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। मतलब जो भी देवी देवता बनाया गया था वो खुले आसमान में बनाया जाता था। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बात हो रही है। आगे बात हो रही है कि हड़प्पाई लोग है यह ताबीज धारण करते थे। असंभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि जो भूत प्रेत है ना उसका कुछ बिगाड़ सकता है, अनिष्ट कर सकता है, और इसलिए उनसे बचने के लिए वो क्या पहनते थे ना, ताबीज पहनते थे। सिंधौर नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन है। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे होता है आपको मालूम है? ऐसे चिन्ह कहीं देखे हैं? इसी को स्वास्तिक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और यह सूर्य पूजा का और प्रतीक करता है कि मतलब हड़प्पा लोग सूर्य पूजा भी करते थे। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को प्रतीक मांगलिक चिन्ह माना जाता है और इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। तो खैर अब हड़प्पा की लिपि के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हड़प्पा लिपि के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत बड़ा पुरातत्व संबंधित ज्ञाता थे। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इनको भारत का पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है ना। कनिंघम थे, ये 1873 में विचार व्यक्त किया कि
इस लिपि का संबंध ब्राह्मणी लिपि से है। अब ब्राह्मणी लिपि से तो आप परिचित होकर करिएगा। तो कनिंघम कहा था कि इसका संबंध ब्राह्मणी लिपि से है 1873 में। खोज की बात नहीं हो रही है। आगे देखिए, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में कौन किया था? LA वैडल किए थे। पढ़ने का प्रयास कि हट हम पढ़ देंगे, किसी से नहीं पढ़ाया, हट हम पढ़ देंगे। अब खुद था बैल, अब बैडल एक के समान बैठ रहा है। अब देखिए, हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य जिसको खोज कह सकते हैं, तो प्रश्न देखिएगा बनेगा हड़प्पाई लिपि की खोज कब हुई है। इसका मतलब सबसे पुराना साक्ष्य तो 1853 में मिला था, ठीक है ना। 1823 तक यह पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, मतलब बहुत सारा खोज हो गया, ठीक है ना। किंतु वह अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। अब क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है, इसके पीछे कारण यही है ना। लेकिन कारण को जानने से पहले थोड़ा कुछ बोल रहा है उसको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि काहे नहीं पढ़ा गया है आज तक। तो देखिए, ये लिपि है ना, ये लिपि में अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है। किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? तो पत्थर के मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन का लगभग 400 नमूने मिले हैं और इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 भाव चित्रात्मक अक्षर का प्रयोग किया गया। मतलब चिड़िया का फोटो बनाया गया है, जानवर का फोटो बनाया गया है और उसी को अक्षर माना गया है। अब हम ही बोले कि 5 को आपको चिड़िया का फोटो दे दिया, बोले कि बताओ ये क्या लिखा है, तो बता पाओगे? नहीं। अब देखिए, चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव और वस्तु का सूचक है, लेकिन उस सूचना को आज तक नहीं समझ पाए हैं। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांश लेफ्ट से नहीं, देखिएगा राइट से लेफ्ट मतलब बाएं से दाएं, जैसे फारसी लिपि लिखी जाती है, किंतु कुछ लेफ्ट टू राइट भी है। मतलब लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया? बाएं से दाएं की ओर है, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मी लिपि लिखी गई है, मतलब अधिकांश लिपि ऐसे लिखा जाता था, ऐसे। कुछ ही लिपि मिला है जो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। एवं कुछ लिपि है ना, ये गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग किया गया है। गोमूत्रिका लिपि मतलब कुछ में गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? कालीबंगा में। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए कि गोमूत्रिका लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से, ठीक है ना। अब देखिए, समानता माना जाता है कि सिंधु लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर की लिखी जाती थी और सभी भारतीय लिपि ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है ना। मतलब सिंधु लिपि भी भारतीय है, लेकिन उसके बाद वाली लिपि है ना, वह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हड़प्पा जो लिपि है ये वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्रात्मक है, मतलब उसमें वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि चित्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि वाट के रूप में मनके या फिर जवाहरात की बहुत सी वस्तु पाई गई है। मनके और जवाहरात मतलब जवाहरात का प्रयोग किया गया है। इससे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। व्यवहार होना मतलब प्रयोग किया जाता था, जो 16, 64, 160, 320, 640 के आवर्तक होते थे। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था, मतलब दूध माप सकते थे, वजन कर सकते थे, तो वही माप का ज्ञान था। और क्या बोला गया है कि ऐसा डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें एक डंडा कांसे का भी है। अब बुझो कितना स्टैंडर्ड आदमी का वह डंडा हुआ जो कांसे का बना है। मोहनजोदड़ो में सीप और लोथल से हाथी दांत का बना स्केल मिला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सीप का स्केल कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हाथी का स्केल कहाँ से? लोथल से मिला है, ठीक है ना। आगे बोला गया है कि सुतकोटदा से तराजू मिला है। तराजू कहाँ से मिला है? सुतकोटदा से।
हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में बहुत कुशल थे, ठीक है ना। हड़प्पाई जो मृत भांड है सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृति मिलती है, मतलब वृत्त या उस मुँह मतलब उस क्या बोलते हैं उसको, कलश पर घड़ा पर किसकी आकृति मिलती है, वृक्ष की या वृत्त की आकृति मिलती है, ठीक है ना। ये मृत जो भांड है, मृत भांड ये लाल या फिर गुलाबी रंग का था, लाल रंग या फिर गुलाबी रंग का हुआ करता था। इस पर अलंकरण काले रंग से क्या किया जाता था ना, काले रंग से अलंकरण किया गया है। कहने का मतलब हम बना रहे हैं एक घैली, आप समझना, ठीक है ना। अलंकरण करने का मतलब देखो ये सब रेड रंग से कर दो, ठीक है ना, या फिर गुलाबी रंग से। उस ऊपर है ना, जैसे हम कर दे रहे हैं काले रंग से अलंकरण कर दिया जाता है। अब समझ जाओ, ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है ना, अलंकरण करना बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि लाल एवं गुलाबी रंग से, उसके बाद काले रंग से अलंकरण किया गया। उसके बाद मृत भांडों पर सिंधु लिपि भी मिलती है, इस पर मतलब उसी तरह फोटो भी बनाया गया है पक्षी का, मानव का। आगे बोला गया है कि लोथल से प्राप्त जो मृद भांड है, इस मृद भांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है और नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध जो कथा है चालाक लोमड़ी, इसी को दर्शाता है। तो अच्छी तरह से समझे होइएगा। आगे बोला जा रहा है काली बंगा से मिली मोहर, ठीक है ना। काली बंगा से कैसा कैसा मोहर मिला है तो देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति का सर्वोत्तम जो कलाकृति है उसकी मोहरें हैं और अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। तो सर्वोत्तम कलाकृति मोहर है, ठीक है ना। मोहर पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी, हाथी की आकृति उकेरी गई है, ठीक है ना। तो कौन सी एक श्रृंगी, बहुत सारे पशु की चित्र बनाई गई है। मोहरों के बनाने में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता था, सेल खड़ी का होता था। मोहर सेल खड़ी का बनता था। लोथल तथा देसलपुर से तांबे के बने मोहर भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लोथल और कहाँ से, देसलपुर से तांबे का मोहर। सिंधव जो मोहरे थे वो प्रायः किस चीज़ की बनी होती थी, सिंधव मोहरे किस आकृति की बनी होती थी, तो बेलनकार, वर्गाकार, आयतकार एवं वृत्तकार, इस तरह से बनी होती थी वहाँ की मोहरें। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो एवं लोथल है, यहाँ से नाव आकृति अंकित मोहर मिली है। नाव आकृति क्या मिली है, मतलब मोहर पर नाव बनाया गया। प्रतिमा के बारे में बात करते हैं। प्रतिमा मतलब मूर्ति, ठीक है ना। तो कांसे की नर्तकी, नर्तकी मतलब डांसर, जो कांसे की है उसकी मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कौन है, तो कांसे की नर्तकी। संपूर्ण जो मूर्ति है गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है, मतलब खाली हार पहनी हुई है, बाकी सब कुछ नहीं पहनी है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। अब लुप्त मोम पद्धति आप जानते हो, जैसे ये मतलब दक्षिण भारत में जो पुतला बनाया जाता था तांबे के, उसको मोम के सहायता से बनाया जाता था, वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से 2 तांबे के मानव मूर्ति तथा भैंसा एवं भेड़ की कांस्य मूर्ति मिली है। तो प्रश्न देख लेना भाई, बहुत टफ चल रही है, ठीक है ना। सीधे प्रश्न बन जाएगा कि भैंसे की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ऐसा ना हो कि हवा गुल हो जाए, याद रखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो से। भेड़ की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। आगे देखिए हड़प्पा और चनहूदड़ो से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। अब इक्का गाड़ी का होता है रियल में बताऊं तो हमको भी नहीं मालूम है, ठीक है ना।
अब मृण मूर्ति का मतलब हो गया माटी में पका, मतलब आग में पकाया हुआ माटी का खिलौना, ठीक है ना। तो देखिएगा सिंध प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी, जिसको टेराकोटा कहा जाता है, इससे बनी मूर्तियाँ मिली है। इनमें सभी चीज़ का प्रयोग किया गया है, मतलब जानवर भी बनाया गया है, स्त्री पुरुष भी बनाया गया है, नाव ताव सब बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए अंतिम संस्कार, तो हड़प्पा में अंतिम संस्कार की 3 प्रथा थी। एक दाह संस्कार जो हिंदुओं में आज चलता है, मतलब ले जाओ पूर्णतः जला दो उसको, मतलब जला दो। एक बोला जाता था पूर्णतः समाधिकरण और एक बोला जाता था आंशिक समाधिकरण। समाधि का मतलब आप समझ रहे होइएगा, ठीक है ना। पूर्णतः में क्या कहा जाता था कि भूमि में पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था पूर्णतः में। आंशिक में क्या होता था, तो पशु पक्षी को खाने के लिए कुछ दिन तक फेंक दिया जाता था। जब पशु पक्षी खा लेता था फिर उसको भूमि में दफनाया जाता था। ये फारसी विधि पर आधारित है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम में सुलाया जाता था, मतलब जैसे आज सुलाया जाता है कि सिर उत्तर की ओर रहेगा और पैर दक्षिण की ओर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका अपवाद भी मिला है। कहाँ कहाँ से अपवाद है कि हड़प्पा और कालीबंगा में पलट दिया जाता था, मतलब सिर दक्षिण और पैर उत्तर की ओर, ठीक है ना। लोथल में सिर को पूरब किया जाता था, पैर को पश्चिम। आरोपण में सिर को पश्चिम पूरब, मतलब सिर को पश्चिम पैर को पूरब किया जाता था। इस क्रम में मृतकों को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। अब बोला जा रहा है कि एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा में 1, लोथल में 3 युगल समाधि मिले हैं, डबल समाधि मिले हैं, ठीक है ना। कालीबंगा में एक जगह ऐसा समाधि मिला है जिसमें 2 लोग हैं, और लोथल में 3 जगह ऐसा समाधि मिला है जिसमें 2 लोग हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। तो ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बोला जा रहा है कि रोपण की जो कब्र है ना, रोपण की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने की साक्ष्य मिला है। अब रोपण के कब्र से, ठीक है ना, लोथल के एक कब्र से मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब देखिए उद्भव, उत्थान और अवसान। तो देखिए उद्भव का मतलब कैसे शुरुआत हो रही है इस सभ्यता की, उत्थान मतलब कैसे अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, अवसान मतलब कैसे समाप्त हो जाती है इस सभ्यता। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। यह सांस्कृतिक एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों तथा घरों का प्रयोग करती रही। मोहनजोदड़ो के मृदभांड काल में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देती है, मतलब मृदभांड कला में मतलब क्या बोलते हैं, कलश बनाने की वैरायटी में समय समय पर परिवर्तन दिखाई देती है। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर यह संस्कृति के 2 पहलू क्या पढ़ दिए यार, इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो लुप्त हो जाते हैं। ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी में ये जो दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं यह लुप्त हो जाते हैं। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्र में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो 19वीं सदी में लुप्त हो जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसा स्थल रहता है जो लंबे समय तक चलता है। संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास बहुत बड़ी, पुनः दूसरी सहस्त्र क्या इसको पढ़ेंगे शताब्दी, टोटली बोले तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास कम हो गई, और इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। मतलब टोटली बोले तो सूखा पड़ गया, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया।
दूसरा लोगों का मत है कि ज़मीन धंस गई या फिर ऊपर उठ गई, जिससे बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के आने के कारण सिंधु नदी की धारा में परिवर्तन हो गए, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतः नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन इतिहासकार क्या कहा है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, लोग याद करने की कोशिश करिएगा लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम हड़प्पा संस्कृति के नगरोत्तर अवस्था। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति संभवतः 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण हैं ना, एक कहाँ पर दिखाई देते हैं, पाकिस्तान में दिखाई देते हैं और मध्य तथा पश्चिम भारत में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब इन सभी राज्यों में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देते हैं। इसका काल संभवतः 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकती है। हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिसमें पत्थर और तांबे का औजार का प्रयोग होता था। गाँवों में धातु संबंधित तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्ती बसाने में क्या मिली ना, सहायता मिली। गिलुंद के बारे में बात करते हैं, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। स्थानीय केंद्र जैसा लगता है। तो गिलुंद में ईंटों की संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें संभवतः 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। जारवे बस्ती में सबसे बड़ी दैमाबाद की बस्ती है, जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और जहां 4000 की आबादी रही होगी। इसके स्वरूप को आध नगरीय कहा जा सकता है, परंतु अधिकांश जारवी बस्तियां क्या थी ना, ग्रामीण थी। नगरोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली है। यहाँ लोग पशु चारण के साथ साथ अच्छी खेती करते थे। इसके बाद बोला जा रहा है कि स्वात घाटी के निवासी चाक पर लाल और काले रंग का मृत भांड तैयार करते थे, बनाते थे। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में मंडा, पंजाब में चंडीगढ़, संघोल, हरियाणा में दौलतपुर एवं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं हुलास उल्लेखनीय है। ठीक है ना, आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास का प्रयोग धागे के लिए करते थे। कपास का प्रयोग धागे के रूप में करते थे। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृत भांड पाए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे, मतलब बोले तो आर्य प्रवेश करने लगे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षित एवं अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिलती है और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ी का ढेर मिलता है। ऐसे माना जाता है कि जो आर्य आया था, इन लोगों काट कर इनकी खोपड़ी को क्या कर दिया ना, रास लगा दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों का अवशेष मिलता है, मतलब आर्य लोगों का अवशेष मिलता है। ठीक है ना, जहाँ नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृत भांड मिलते हैं। माने ये हड़प्पाई लोगों के मृत भांड से अलग मृत भांड मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरवर्ती हड़प्पा मृत भांडों के साथ साथ धूसर मृत भांड और चित्रित धूसर मृत भांड पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हुए हैं, मतलब आर्यों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, जिसका नाम होगा उत्तर वैदिक काल। तो अपना ये वीडियो पर अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, जिसे हमें संशोधन करना हो तो कर सके या फिर छोड़ना हो तो छोड़ सके।